हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा, उसमें हमने राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश को अच्छे से पढ़ लिया है। और आज हम उसी त्रिपक्षीय संघर्ष के तीसरे वंश किसको पढ़ेंगे? पाल वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन जो है कन्नौज पर शासन कर रहा था इधर, और यहीं पर से लड़ाई स्टार्ट हुआ था। याद करो कि जो प्रभाकर वर्धन था उसके दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था किससे? ग्रीवर्मन से, है ना। ग्रीवर्मन को फिर किसने मार दिया था? देवगुप्त, है ना, उसने मार दिया था। फिर बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने उसको मार दिया, और फिर राज्यवर्धन को किसने मार दिया था? एक गौड़ शासक था जिसका नाम क्या था? शशांक। वो जो शशांक था वो इस क्षेत्र का राजा, शशांक जो है वो इस क्षेत्र का राजा था, यानी बंगाल क्षेत्र के तरफ का, बंगाल बिहार क्षेत्र का गौड़वंशी राजा था। कौन? शशांक। और इसके बाद शशांक ने हर्षवर्धन ने बदला ले लिया। किसके ऊपर आक्रमण किया था? शशांक के ऊपर आक्रमण किया था, है ना। तो शशांक और हर्षवर्धन का क्या हो रहा है? आक्रमण हो रहा है ना, मतलब युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में शशांक बुरी तरह से पराजित हो जाता है, और इस क्षेत्र पर अब शासन करने वाला कोई नहीं है। इस क्षेत्र पर शासन करने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, पूरा राजनीति में क्या हो जाता है? हलचल मच जाता है, क्योंकि राजा ही क्या हो गया? पराजित होकर इधर उधर चला गया है, और हर्षवर्धन उधर पूरा तबाह कर दिया क्षेत्र को। तो एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, और इस अस्थिरता को अच्छे से कायम करने के लिए वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो अन्य मंत्री संतरी लोग थे, उन्होंने कुछ नियम कानून लागू किए। उसको क्या कहा गया? मत्स्य न्याय कहा गया। तो हर्षवर्धन और शशांक के युद्ध के बाद बंगाल बिहार क्षेत्र में कौन सा न्याय लागू हुआ था? तो कौन सा न्याय लागू हुआ था? मत्स्य न्याय। क्या लागू हुआ था? मत्स्य न्याय लागू हुआ था। और वहां के लोगों ने इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए, जनता ने क्या किया? वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, इसी को उस क्षेत्र का क्या घोषित कर दिया? राजा। और इस तरह से इस क्षेत्र में स्थापना हो गया किसका? समझ में आया पाल वंश कैसे आया? कि हर्षवर्धन और शशांक की युद्ध के कारण उस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, तो वहां पर क्या चालू हो गया? मत्स्य न्याय चालू हो गया। जैसे हमारे यहाँ है कि जब युद्ध की कंडीशन आता है, या भारत में ऐसी राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है कि लोग जो है, या सरकार जो अच्छे से, तो हमारे यहाँ क्या लगता है? आपातकाल लगता है ना। हाँ, उसी तरह से यहाँ पर जो है राजनीतिक अस्थिरता आ गई, क्योंकि हर्षवर्धन और शशांक की लड़ाई से इस क्षेत्र के लोग जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, प्रशासन नहीं चल पा रहा था। तो क्या लगा दिया गया? मत्स्य न्याय लगा दिया गया। और इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए वहां के लोगों ने, फिर सामान्य जनता ने मिलकर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? गोपाल, उस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया, और फिर बंगाल बिहार क्षेत्र में स्थापित हो गया कौन सा? पाल वंश। इनकी राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी, और बाद में इन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाई। तो इनकी राजधानी क्या थी बोलेगा? तो मुंगेर। इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। पहला राजा कौन था? गोपाल। यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्लियर है? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्लियर है? इसी गोपाल ने जब ये राजा बना, तो इस बिहार क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। किसने? बताओ। है गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उस नालंदा विश्वविद्यालय को इसने दान में दे दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दे दिया, है ना। मतलब पहले उस नालंदा विश्वविद्यालय पर किसका शासन, किसका वो होता था? अधिकार होता था राजा का। किसका अधिकार होता था? राजा का अधिकार, क्योंकि एक राजा ने बनाया था। उसके बाद उस क्षेत्र का जो राजा बनता था, उसका नालंदा विश्वविद्यालय पर क्या होता था? अधिकार होता था। तो इस राजा गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? दान कर दिया। अब नालंदा विश्वविद्यालय उन नालंदा विश्वविद्यालय वाले, है ना, जो वहां का करता धरता होगा वो वहां के पढ़ाने वाले लोग ही होंगे। ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय को दान कर दिया किसने? गोपाल ने। और फिर इसी ने ही बिहार के भागलपुर में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ बनाया? भागलपुर बिहार।
तो भागलपुर बिहार में इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा। साथ ही एक और है उदंतपुरी, बिहार में ही है उदंतपुरी। उदंतपुरी में इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी नींव रखा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इसने दो विश्वविद्यालय बनाए, एक कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, और उदंतपुरी में बनाया किस क्या, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और जो पहले का नालंदा विश्वविद्यालय था उसको क्या कर दिया, क्लियर है। इसके बाद इसका बेटा धर्मपाल राजा बना, वो राजा बन गया, धर्मपाल राजा बन गया, ठीक है। तो धर्मपाल जब राजा बना तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ था, तो निर्माण कार्य को क्या किया, पूरा किया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को क्या किया, पूरा किया। निर्माण को क्या किया, पूरा किया। नींव किसने रखा, गोपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करने वाला कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय पहले कौन चलाता था, राजा चलाता था। अब राजा ने उसको क्या कर दिया है, गोपाल ने दान कर दिया है। तो अब आय कहां से आएगा जिससे इसको क्या किया जा सके, चलाया जा सके। तो आय का प्रॉब्लम होने लगा। जब ये बात पता चला किसको, धर्मपाल को। किसको पता चला, धर्मपाल को पता चला। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 200 गांव क्या कर दिए, दान कर दिए। और नालंदा विश्वविद्यालय को कितना गांव, 200 गांव और दान में दे दिया। इस गांवों से जो भी टैक्स आएगा उसी से आप क्या करोगे, नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन करोगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को दान करने वाला कौन था, गोपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान करने वाला कौन था, क्लियर है। इसी के शासनकाल में अरब यात्री आया था सुलेमान। अरब यात्री कौन आया था, सुलेमान, ठीक है। इस सुलेमान ने इस पाल वंश के राजा धर्मपाल को एक नाम दिया, रुहमा। क्या नाम दिया, रुहमा। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल को सुलेमान ने क्या नाम दिया था, रुहमा, क्लियर है। और ये पाल वंश का एकमात्र राजा था जिसने किसमें भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। किसमें भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हो रहा था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बीच हो रहा था। तो पाल वंश का एकमात्र राजा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उसका नाम क्या था, धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल। अब धर्मपाल ने किस राजा को हराया या किससे हारा ये भी जानना है। तो याद करो, कन्नौज पर सबसे पहले बैठा था इंद्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध को हराया था किसने, वत्सराज। इंद्रयुद्ध को किसने हराया था, वत्सराज ने हराया था। फिर वत्सराज से लड़ाई किया किसने, धर्मपाल ने। तो वत्सराज से ये क्या हो गया था, वत्सराज से क्या हो गया था, हार गया था, ठीक है। फिर वत्सराज को किसने हरा दिया था, ध्रुव ने। किसने हरा दिया था, ध्रुव ने। तो फिर धर्मपाल ने आक्रमण किया था ध्रुव के ऊपर, लेकिन फिर क्या हो गया था, धर्मपाल हार गया था, ठीक है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज से और राजपूत वंश के राजा ध्रुव से क्या हुआ था, पराजित हुआ था, ठीक है। उसके बाद ध्रुव ने अपना एक आदमी बैठा दिया था जिसका नाम क्या था, इंद्रयुद्ध। क्या नाम था, इंद्रयुद्ध। उस इंद्रयुद्ध को पराजित किया था किसने, इस राजा धर्मपाल। इंद्रयुद्ध को पराजित कर दिया, इंद्रयुद्ध को पराजित कर दिया था। और फिर किसको बैठा दिया था, चक्रयुद्ध। किसको बैठा दिया था, चक्रयुद्ध को बैठा दिया। देखो, आप गोपाल के कार्यकाल को पूरा पढ़ लो, आपको त्रिपक्षीय संघर्ष आसानी से समझ में आएगा, क्लियर है। कन्नौज पर सबसे पहले देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष को और बताऊंगा, वो यहीं पे समझ लो। देखो, कन्नौज पर हर्षवर्धन मर गया, उसके बाद कौन बैठा, इंद्रयुद्ध बैठा। इंद्रयुद्ध को किसने हरा दिया, फिर इस वत्सराज ने किसको हरा दिया, धर्मपाल को भी हरा दिया। फिर इस ध्रुव ने किसको हरा दिया, और फिर इस ध्रुव ने किसको हरा दिया, धर्मपाल को। अब ध्रुव ने किसको बैठा दिया, इंद्रयुद्ध को किसने हरा, इंद्रयुद्ध को किसने हरा दिया, और अब कौन बैठ गया, अब कौन बैठ गया, चक्रयुद्ध। अब इस चक्रयुद्ध को कौन हरा देगा, प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट द्वितीय। कौन हरा देगा, नागभट्ट द्वितीय इस चक्रयुद्ध को क्या कर देगा, हरा देगा। और साथ ही किसको हरा देगा, धर्मपाल। किसको हरा देगा, धर्मपाल। यानी नागभट्ट और धर्मपाल का युद्ध हुआ तो फिर कौन जीत गया, नागभट्ट जीत गया और धर्मपाल क्या हो गया, पराजित हो गया। धर्मपाल क्या हो गया, पराजित हो गया। उसके बाद जो है ये नागभट्ट बैठा रहेगा, नागभट्ट बैठा रहेगा। और फिर कौन आएगा,
गोविंद तृतीय, और ये गोविंद तृतीय जो है इस नागभट्ट को पराजित कर देगा। तो इस गोविंद तृतीय के ऊपर फिर आक्रमण करेगा कौन? धर्मपाल। तो धर्मपाल फिर हार जाता है किससे? गोविंद तृतीय से, और अंततः त्रिपक्षीय संघर्ष को ये गोविंद तृतीय जीत लेता है। और ये राजा जो है धर्मपाल एक भी युद्ध नहीं जीता है, केवल किसको हराया है? इंद्र युद्ध में। बाकी जितने भी राजा लिखो सबसे क्या हुआ बेचारा? क्लियर है? तो ये धर्मपाल है एकमात्र पाल वंश का राजा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया है? क्लियर है? तो ये था राजा को धर्मपाल। समझ में आया? तो धर्मपाल वह राजा है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया था, और इसके समय जो अरबी यात्री था सुलेमान, वो भारत आया था, यानी कि इससे दरबार गया था, और उस सुलेमान ने धर्मपाल को क्या नाम दिया था? रोमा नाम दिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का एकमात्र राजा है, और इस पाल वंश के राजा जो है इस धर्मपाल को वत्सराज और ध्रुव ने पराजित किया। उसके बाद इसने इंद्र युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अपना आदि बैठाया था, जिसका नाम क्या था? चक्र युद्ध। और बाद में ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट और राजपूत वंश के राजा गोविंद तृतीय से भी क्या हुआ है? पराजित। क्लियर है? इसके बाद जो अगला राजा नाम मिलता है उसका नाम है देवपाल। देवपाल, ठीक है। देवपाल के समय जो है राजपूत वंश का राजा जो था वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। और मिहिर भोज को इसने क्या किया था? पराजित किया था। हाँ, अच्छा, मिहिर भोज जो है किस वंश का है? गुर्जर। गुर्जर वंश के राजा मिहिर भोज को, मिहिर भोज, भारी कंफ्यूजन है मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए अच्छे से पढ़ो, है ना। जल्दी जल्दी चेक करो। देखो मेरे से मिस्टेक हो गया कि मिहिर भोज जो है वो किस वंश का राजा है? गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा किसको हराया था? मिहिर भोज को इसने क्या किया था? पराजित किया। क्लियर है? मैंने बताया था इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से राजधानी मुंगेर लाने वाला राजा कौन था? देवपाल। तो राजधानी मुंगेर बनाने वाला पाल वंश का राजा कौन था बोलेगा तो? देवपाल, है ना। राजधानी पहले इनकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसने किसको राजधानी बनाया? मुंगेर को राजधानी बनाया। याद करो, देखो जब हम पढ़ रहे थे आपका मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के समय जो बौद्ध धर्म था वो अपने उत्कर्ष पे था। उसके बाद ब्राह्मण वंश आया, तो वो जो शुंग वंश का राजा था उसने तो क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाएगा उसको 100 दिनार दिया जाएगा, है ना, ऐसा। तो वहां से बौद्ध धर्म नीचे आने लगा और ब्राह्मण धर्म ऊपर आने लगा, ठीक है। उसके बाद एक समय आया पाल वंश का, है ना। उसके बाद वो जो शशांक है उसने तो पूरा बोधि वृक्ष को ही क्या कर दिया था? काट दिया था। वो भी भारी कट्टर था बौद्ध धर्म के प्रति, तो उसने क्या कर दिया था? बोधि वृक्ष को ही काट दिया था। तो बंगाल के क्षेत्र में बौद्ध धर्म एकदम नीचे आ गया था। उस बौद्ध धर्म को फिर वापस उत्कर्ष में लाने का काम किया राजा देवपाल ने, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक। बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक कहलाता है कौन? देवपाल, है ना। कौन कहलाता है? देवपाल कहलाता है। क्लियर है? एक राजा था जो, वो इंडोनेशिया नाम सुने देश का, वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है जावा। वहां पर शैलेंद्र वंशी राजाओं का राज होता था। तो उसके कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार का भी निर्माण कराने वाला राजा कौन था? देवपाल, है ना। राजा कौन था? देवपाल। क्लियर है? तो इसने बौद्ध धर्म को आगे लाने के लिए और अच्छे से काम करने के, बौद्ध धर्म के प्रति काम करने के लिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। तो देवपाल ने वह राजा है जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा किसको पराजित किया? मिहिर भोज को। इसी ने ही राजधानी को पाटलिपुत्र से कहा लाया? मुंगेर लाया। और इसी को ही बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? दूसरा संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखो पाल, इससे ये खत्म हुआ राजा देवपाल। तो देवपाल राजा जब खत्म हुआ, इसके बाद जो राजा हुए वो उतने शक्तिशाली या योग्य नहीं थे। इसीलिए 850 से लेकर 998 ईस्वी, 850 ईस्वी से लेकर 988 ईस्वी तक जो राजा हुए वो उतने अच्छे नहीं थे, योग्य नहीं थे कि वो पाल वंश को जितना उनका विकास था, जितना उनका साम्राज्य था वो बना के रखे। धीरे धीरे वो कैसे हो रहा था? कमजोर हो रहा था। फिर एक राजा आया जिसका नाम था महिपाल प्रथम। क्या नाम था? महिपाल प्रथम।
और इस महिपाल प्रथम ने पाल वंश को फिर क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, उसको शक्तिशाली बनाया। इसीलिए इस महिपाल को पाल वंश का वास्तविक संस्थापक है। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक, पाल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, या दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं, इसी राजा महिपाल को कहते हैं। क्योंकि गोपाल ने पाल वंश बनाया, उसके बाद धर्मपाल आया और देवपाल आया, और देवपाल के बाद जो राजा थे वो क्या होते गए, कमजोर होते गए। पाल वंश जो है लगभग समाप्त होने वाला था कि राजा आ गया कौन, महिपाल, और इसने पाल वंश को क्या कर लिया, बचा लिया, है ना। और पाल वंश को फिर आगे की ओर, उसके उत्कर्ष विकास की ओर लेके गया। इसीलिए इसको पाल वंश का वास्तविक संस्थापक क्या कहते हैं, दूसरा संस्थापक कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये जो राजा था महिपाल, इसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने तिब्बत में अपना एक दूत मंडल भेजा था। तिब्बत में अपना क्या भेजा था, दूत मंडल भेजा था कि वो वह तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का क्या कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। और जिस समय ये पाल वंश का राजा यहाँ पर कौन था, ये महिपाल, तो इधर चोल राजा था जिसका नाम था राजेंद्र चोल। ये भारी शक्तिशाली राजा है, कौन, राजेंद्र चोल। इसके बारे में पढ़ेंगे जब चोल वंश पढ़ेंगे। तो राजेंद्र चोल ने इस महिपाल को क्या किया था, पराजित किया था। महिपाल को क्या किया था, पराजित किया था। क्लियर है? तो राजा था महिपाल प्रथम, इसने पाल वंश को वापस विकास की ओर लेके गया। इसीलिए इसको पाल वंश का वास्तविक या दूसरा संस्थापक कहते हैं। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था, और ये चोल वंश के राजा किससे पराजित हो गया था, राजेंद्र चोल से पराजित हो गया था। क्लियर है? इसके बाद एक राजा आएगा जिसका नाम होगा न्यायपाल। राजा का नाम क्या है, न्यायपाल। ये पूरा जीवन एक कलचुरी राजा था जिसका नाम था कर्ण। कलचुरी राजा कौन था, कर्ण। इसके साथ युद्ध करने में ही इसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। ये राजा बना न्यायपाल, इसका लड़ाई चालू हो गया किससे, कलचुरी राजा कर्ण से, और ये अपने पूरा जीवन पर्यंत तक किससे लड़ते रहा, कर्ण से लड़ते रहा। तो राजा जो है एक ही राजा से लड़ने में लगा पड़ा है, तो इधर जो है घर परिवार में क्या हो गया, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, है ना। तो आपसी कलह के कारण ये जो पाल वंश है, ये घर में ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके कारण पाल वंश जो है पूरा खोखला हो गया। और धीरे धीरे बाहरी आक्रमणों के चलते इसके क्षेत्रों में क्या होते गया, कमी आते गया। और एक समय ऐसा आया कि पाल वंश समाप्त हो गया, और इसके अंतिम राजा के रूप में मदन पाल का नाम मिलता है। अंतिम शासक, पाल वंश के अंतिम शासक के रूप में इसका नाम मिलता है, मदन पाल का नाम मिलता है। क्लियर है? तो इस तरह ये पाल वंश जो है शशांक और हर्षवर्धन के लड़ाई के कारण उत्पन्न हुआ, और जिसका संस्थापक कौन था, गोपाल, है ना। और वही आपस में ही लड़कर इसके पतन हो गया, और अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है किसका, मदन। क्लियर है? तो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के जितने वंश थे, है ना, राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और आज हमने पाल वंश को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है? अब एक बार उस त्रिपक्षीय संघर्ष को भी अच्छे से समझ लेते हैं कि उस त्रिपक्षीय संघर्ष में आखिर हुआ क्या था। त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने तीनों वंश को तो देख लिया कि गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश और पाल वंश ने भाग लिया था, तो उसके कौन कौन से राजा प्रसिद्ध हैं वो पढ़ लिया। अब त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ लेते। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में हुआ क्या, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हो भी रहा था कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हो रहा था। कन्नौज पर हर्षवर्धन का क्या था, शासन था। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसको किसने मार दिया, पुलकेशी द्वितीय। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर कुछ नहीं था। तो वहीं पर क्षेत्रीय, मतलब जैसे देखो राजा होता है, तो राजा जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री है, तो सभी क्या है, मुख्यमंत्री है। तो वैसे ही राजा होता था, और राजा अलग अलग क्षेत्र में क्या बनाया रहता था, अपना सामंती राजा बनाया रहता था। तो उसी में से एक क्षेत्रीय राजा था जिसका नाम था इंद्रयुद्ध। क्या नाम था, इंद्रयुद्ध। वो आयुध वंश का राजा था। कौन सा वंश था, आयुध वंश। तो आयुध वंश के इंद्रयुद्ध को क्या बना दिया गया, शासक बना। कन्नौज का शासक कौन हो गया, इंद्रयुद्ध। क्लियर है? इधर कौन सा वंश रहेगा, राजपूत वंश। इधर कौन सा रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। और इधर कौन सा रहेगा, पाल वंश। और बीच में है यहाँ पे कौन सा, कन्नौज, जिस पर अधिकार करने के लिए क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है। क्लियर है?
तो सबसे पहले ये इंद्रयुद्ध जो है कन्नौज पर बैठ गया, ठीक है, कन्नौज पर बैठ गया कौन सा, इंद्रयुद्ध। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था जिसका नाम क्या था, वत्सराज। वत्सराज, यहां से स्टार्ट हुआ क्या, त्रिपक्षी संघर्ष। इस वत्सराज ने, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, इसने पराजित कर दिया किसको, पराजित कर दिया, इंद्रयुद्ध को पराजित कर दिया। अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया, वत्सराज। क्लियर है। अब इधर जो राजा था पालवंश का, जिसका नाम था क्या, धर्मपाल। धर्मपाल, इसको पता चला कि कन्नौज पर वत्सराज ने क्या कर दिया है, अधिकार कर लिया है ना, इधर पश्चिम की ओर से आया है और कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, तो मैं भी क्यों ना पूर्व की ओर से जाकर उसको हराकर कन्नौज पर क्या कर सकता हूँ, अधिकार कर सकता हूँ। ऐसा करके धर्मपाल ने किस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कौन पराजित हो गया, धर्मपाल पराजित हो गया। अब इधर कौन है, वत्सराज। क्लियर है। अब इधर राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था, ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था, ध्रुव। इसको पता चला, है ना, और ये दक्षिण का पहला शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उत्तर की तरफ क्या किया, आक्रमण किया। तो इसने उत्तर की तरफ आक्रमण किया, तो इसका सामना किससे हुआ, वत्सराज से हुआ, और इसने वत्सराज को क्या कर दिया, हो गया। तीनों वंश का एक बार लड़ाई हो गया कि नहीं हो गया। पहले वहां पर कन्नौज पर बैठा है कौन, इंद्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध को किसने हरा दिया, वत्सराज। अब फिर वत्सराज और किसका लड़ाई हुआ, धर्मपाल। कौन हार गया, धर्मपाल हार गया। और फिर इस ध्रुव ने भी आक्रमण किया वत्सराज पर, और वत्सराज पराजित हो गया, वो जीत गया। अब ध्रुव बोला मैं चलता हूँ अपना देश, किसको देकर, कन्नौज, इंद्रयुद्ध। तो वापस अब कन्नौज पर कौन बैठ गया, वापस कौन बैठ गया, इंद्रयुद्ध। अब पता चला किसको, धर्मपाल को। किसको पता चला, धर्मपाल को पता चला। तो धर्मपाल ने फिर आक्रमण किया किसके ऊपर, और धर्मपाल क्या हो गया, जीत गया। अब इस धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हरा के तो हटा दिया कन्नौज से, और किसको बैठा दिया, चक्रयुद्ध को बैठा दिया। किसको बैठा दिया, चक्रयुद्ध को बैठा दिया, ठीक है। अब जब चक्रयुद्ध जो है कहां पे बैठ गया, कन्नौज पर बैठ गया, है ना, कन्नौज पर बैठ गया। और ये बात पता चला किसको, गुर्जर प्रतिहार वंश के अगले राजा, ये तो उसका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो अगले राजा किसको पता चला, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को पता चला। तो नागभट्ट द्वितीय ने आक्रमण किया किसके ऊपर, चक्रयुद्ध। चक्रयुद्ध हार गया। फिर ये भगते भगते धर्मपाल के पास गया, तो धर्मपाल भी इस नागभट्ट द्वितीय से क्या हो गया, पराजित हो गया। अब नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध और किसको हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया, ठीक है। अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया है, नागभट्ट द्वितीय का। ये बात पता चला किसको, राष्ट्रकूट वंश के राजा, किसको पता चला, राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविंद तृतीय को। गोविंद तृतीय को पता चला। तो गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया किसके ऊपर, नागभट्ट द्वितीय के ऊपर, है ना। और गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर, है ना, इस नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर इस कन्नौज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और त्रिपक्षी संघर्ष को क्या कर लिया, त्रिपक्षी संघर्ष को जीत लिया। तो ध्यान से सुनना, त्रिपक्षी संघर्ष को जीतकर कन्नौज पर अधिकार किस वंश ने किया, राष्ट्रकूट। त्रिपक्षी संघर्ष को जीतने वाला राजा गोविंद तृतीय। त्रिपक्षी संघर्ष को जीतने वाला राजा गोविंद तृतीय। क्लियर है। तो त्रिपक्षी संघर्ष को जीत पर कन्नौज पर अधिकार करने वाला कौन था, राष्ट्रकूट वंश। लेकिन कन्नौज पर शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो कन्नौज पर शासन करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि ये जीता, कन्नौज पर अधिकार किया। और एक समय आया जब इस कन्नौज पर किसने, मिहिर भोज ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसके बाद 100 वर्षों तक उस कन्नौज पर किसका अधिकार रहा, गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो कन्नौज पर त्रिपक्षी संघर्ष को जीतकर अधिकार करने वाला वंश कौन था, राष्ट्रकूट वंश। लेकिन कन्नौज पर शासन करने वाला वंश कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये था कन्नौज के लिए हुआ त्रिपक्षी संघर्ष, जो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। अब वापस चलो कहा, हर्षवर्धन की मृत्यु पर। हर्षवर्धन जब मरा तो उसको मारने वाला कौन था,
किस वंश का था? चालुक्य वंश का। किस वंश का था? चालुक्य। तो हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कौन सा वंश? चालुक्य वंश। आज के लिए इतना।